Hi all, hope you all had a great Diwali vacation. I have not uploaded the online session in a few weeks due to your ongoing activities of micro projects as well as backlog exams. So let's start with the fourth chapter, that is CPU scheduling and algorithms. ये CPU शेड्यूलिंग है, ये कंसेप्ट को जानने से पहले मैं थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले जाती हूँ. मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था. मैंने क्या कहा था तब मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझाते वक्त? मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब यही कि हम लोग ने मल्टीपल प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लाके रखना है. और रेडी क्यू कहाँ पे होता है? रैम के अंदर. रैम क्या है? आपका प्राइमरी मेमोरी. जब रैम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस आते हैं तो उन प्रोसेसेस को हम लोग क्या करते हैं, उनमें से उन प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. अब इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे रेडी क्यू से एक या दो प्रोसेस को चूज़ करना पड़ेगा और सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए देना पड़ेगा. तो फिर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास यूनिप्रोसेसर सिस्टम है. यूनिप्रोसेसर सिस्टम मतलब मेरे सिस्टम के पास एक ही सीपीयू है. इसका मतलब एक ही प्रोसेस एक टाइम के लिए एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा. मतलब एक सीपीयू होने के कारण मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जा सकते, तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा. अब वो कौन सा प्रोसेस जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, ये डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया. अभी ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है ना, वो डिसाइड करेगा किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट कराना है. तो अभी हम लोग इस फोर्थ चैप्टर में ये सब देखेंगे कि प्रोसेस का प्रायोरिटी कैसे होता है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कौन से अल्गोरिदम्स हैं, वो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सीपीयू शेड्यूलिंग को जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, इसे दो टर्म्स में क्लासिफाई किया गया है. एक है प्रीएम्प्टिव, दूसरा है नॉन प्रीएम्प्टिव. लेकिन उससे पहले ये जो 3 पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन किए हैं उसे हम लोग देखते हैं. CPU scheduling, it is the process of determining which process will own CPU for execution while another process is on hold. The main task of CPU scheduling is to make sure that whenever the CPU remains idle, the operating system at least select one of the processes available in the ready queue for execution. तीसरा पॉइंटर, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय द सीपीयू शेड्यूलर. इट सिलेक्ट्स वन ऑफ द प्रोसेस इन द मेमोरी दैट आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. सो बेसिकली ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम है, इसको दो मेन चीज़ों में क्लासिफाई किया है. पहला है प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव माने अगर एक प्रोसेस जो रेडी क्यू में है उसे हम सीपीयू को दे रहे हैं, पर अगर उसी टाइम पे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तो वो प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में है उसे निकाल के हम लोग फिर से रेडी क्यू में डाल के रख देंगे और बाद में उसे एग्जीक्यूट करेंगे. मतलब अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ रहा है और एक प्रोसेस ऑलरेडी रन हो रहा है तो उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट में से निकाल दिया जाएगा और फिर से रेडी स्टेट में डाल दिया जाएगा. और फिर जब वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तब उस प्रोसेस को जिसको रनिंग स्टेट में से रेडी स्टेट में डाला है उसे हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को दे देंगे. नॉन प्रीएम्प्टिव टर्म मतलब जब हम एक प्रोसेस जो रेडी क्यू में है उसे एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को दे रहे हैं, तब सीपीयू उसे फुल्ली एग्जीक्यूट करेगा और फिर ही उस प्रोसेस को छोड़ देगा, मतलब उसको एग्जिट करेगा. अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता भी है तो उसी टाइम भी अगर नॉन प्रीएम्प्टिव पोजीशन में है तो नॉन प्रीएम्प्टिव के वक्त जो प्रोसेस ऑलरेडी गया है रनिंग स्टेट में वो पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद ही टर्मिनेट होगा. हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को रुकना ही पड़ेगा. नेक्स्ट है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया.
ये जो आप लोग देख रहे हो, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड लास्टली रिस्पॉन्स टाइम, तो ये जो 6 पैरामीटर्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इनको अगर आप लोग समझते हो अच्छे तरीके से तो तुम लोग को आगे सम सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट है अराइवल टाइम, मतलब द टाइम एट विच प्रोसेस एंटर्स रेडी क्यू और रेडी स्टेट। आपका जब प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आता है, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम, तो जब वो प्रोसेस आता है सेकेंडरी मेमोरी में से प्राइमरी मेमोरी के अंदर, तो वो उसका हो गया अराइवल टाइम। द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर्स द प्राइमरी मेमोरी और द रैम। फिर है नेक्स्ट बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मतलब द टाइम रिक्वायर्ड बाय सीपीयू टू गेट एग्जीक्यूट ऑन इट, मतलब द टाइम, टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस ऑन इट। अभी इसको बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बैंक में 11 बजे पहुंचती हूँ, तो 11 ये मेरा हो गया अराइवल टाइम, और कितने टाइम क्लर्क ने मुझसे पैसे लेके डिपॉजिट करने के लिए लिया मेरे अकाउंट में, ये हो गया मेरा बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम ड्यूरेशन बताता है और मेरा काम पूरा करने के लिए कितना वक्त लगा ये बर्स्ट टाइम बताएगा। अब जैसे कि मैंने कहा मैं 11 बजे गई, लेकिन मैं 12 बजे बैंक के बाहर आई डिपॉजिट करके, तो ये मेरा हो गया कंप्लीशन टाइम। So in short, burst time is duration and arrival time and completion time is not duration, it is a point of time। मतलब समझ रहे हो, अराइवल टाइम मतलब कभी वो प्रोसेस अराइव हुआ, कब मैं बैंक में पहुंची, ये मेरा अराइवल टाइम। अभी बर्स्ट टाइम मतलब कितना मुझे टाइम लगा वो मेरा जो काम बैंक का पूरा करने के लिए, ये हो गया मेरा बर्स्ट टाइम। मतलब कितना सीपीयू टाइम लेगा वो प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूशन के लिए। फिर जब मैं बैंक के बाहर आई, वो हो गया मेरा कंप्लीशन टाइम, मतलब एग्जीक्यूशन होने के बाद कब वो प्रोसेस टर्मिनेट होगा, वो हो गया उसका कंप्लीशन टाइम। तो नेक्स्ट है फोर्थ पैरामीटर, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मतलब वही एग्जाम्पल कंटिन्यू रखते हैं। मैं गई 11 बजे पैसे डिपॉजिट करने के लिए, 15 मिनट लगे मुझे बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन मैं आई 12 बजे बाहर। सो मेरा यहाँ पे टोटल टाइम है 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1 आवर। अब आपके माइंड में ये आया होगा पैसे डिपॉजिट करने के लिए 15 मिनट लगे, पर फिर मैंने 1 घंटा बैंक में क्या किया, तो ये 1 घंटा जो बैंक में किया वो मैंने वेटिंग टाइम निकाला। अभी ये वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। मतलब टर्न अराउंड टाइम कितना है मेरा, 1 घंटा। टोटल टर्न अराउंड टाइम का मैंने फॉर्मूला अब भी बताया था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मेरा कंप्लीशन टाइम है मैं 12 बजे बैंक के बाहर आई, माइनस मेरा अराइवल टाइम है मैं 11 बजे बैंक के अंदर गई, तो 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 60 मिनट्स। बर्स्ट टाइम मतलब मुझे पैसे डिपॉजिट करने के लिए कितने टाइम लगा, अभी मैंने जैसे कि बोला 15 मिनट लगे। सो मेरा टोटल वेटिंग टाइम कितना हुआ, 60 मिनट माइनस 15 मिनट इज इक्वल टू 45 मिनट्स। तो मेरा ये यहाँ पे जो वेटिंग टाइम है बैंक में वो 45 मिनट्स था, और 45 मिनट्स बैंक में क्या करना पड़ा, मुझे वेटिंग करना पड़ा। किस चीज़ के लिए, मुझे क्यू में खड़ा रहना पड़ा, मुझे स्लीप भरना पड़ा। तो ये मेरा जो 45 मिनट्स है इसमें निकल गया। फिर लास्ट है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मतलब मैं जब गई बैंक में मुझे फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला। अभी मेरा काम क्या था, मुझे पैसे डिपॉजिट करने थे, उसके लिए मुझे पहले क्लर्क को स्लिप देनी थी, स्लिप देने के बाद मुझे पैसे उसे देने थे डिपॉजिट करने के लिए। अब क्लर्क को पहली चीज़ मैंने क्या दी, स्लिप दी या पैसे दिए, मैंने पहली चीज़ दी स्लिप। तो स्लिप जब मैंने दी तो वो मुझे पहला उसका रिस्पॉन्स मिला, ना कि पैसे देने के बाद रिस्पॉन्स मिला। स्लिप देना ये मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स था जब मुझे वो क्लर्क
ने पहले मेरे साथ कम्युनिकेट किया स्लिप लेके। स्लिप लेने के बाद उसने वो स्लिप में डिटेल्स पढ़े, फिर पैसे लिए और फिर डिपॉजिट किए। मतलब प्रोसेस को कब पहले सीपीयू अलोकेट हुआ ये रिस्पॉन्स टाइम बताएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये 6 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो अभी हम लोग आगे देखेंगे सम्स में कैसे कैसे यूज होते हैं। These are the various scheduling algorithms that we are going to study now. ये algorithms आपको अच्छे समझेंगे जब आप इसके related sums देखोगे आगे। So these are the 5 algorithms, that is FCS, FS, first come first serve, shortest job first, shortest remaining time, round robin and priority scheduling। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, एक एक सम्स देखते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगा कि एक्चुअल ये जो शेड्यूलिंग अल्गोरिदम्स है उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। The first algorithm that we are going to study is first come first serve scheduling algorithm. To understand this algorithm better now, I have considered a sum that I have noted down here. See here, consider the following table. A table will be given to you such as this, where you can see process and their burst time. Burst time is nothing but the execution time taken by the process. So P1 का burst time है 8, P2 का है 5, P3 का है 5, P4 का है 13, P5 का है 3. So अभी उसके लिए आपको सॉल्व करते समय ना वो प्रोसेस के लिए गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। गैंट चार्ट, GANTTCHART, गैंट चार्ट बोलते हैं उसे। तो अभी ये जो पहला प्रोसेस है P1 प्रोसेस है। अभी इसका जो हम लोग शुरुआत करेंगे ना वो 0 से शुरू करेंगे। कोई भी प्रोसेस 1 से शुरू नहीं होगा, 0 से शुरू होगा। तो P1 का बर्स्ट टाइम इधर देख सकते हो 8 है, तो मैंने नोट डाउन किया है 0 to 8। अभी उसके बाद आता है P2। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 5। तो अभी ये 8 में 5 प्लस होगा, इसलिए यहाँ पे P2 का एंड किधर है, कंप्लीशन टाइम 13 है। क्यों 13 है? क्योंकि ये 8 है P1 का, मतलब 0 to 8। अभी P2 में 5 प्लस हुआ, मतलब 8 + 5 13। अभी P3 का बर्स्ट टाइम कितना है 5। अभी P2 कहाँ ख़त्म हुआ है 13 को, तो 13 + 5, तो यहाँ पे P3 का कंप्लीशन टाइम है 18। फिर P4 का क्या है 13। अभी P3 कहाँ ख़त्म हुआ है 18, 18 + 13 दैट इज़ 31। वैसे ही P5 का क्या है 3, तो यहाँ पे P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है 31 + 3, तो यहाँ पे आया 34। समझ में आया? तो ये ऐसे आपको गैंट चार्ट में सब नोट डाउन करना पड़ेगा। मैं रिपीट करती हूँ, P1 का जो बर्स्ट टाइम दिया है 0 to 8 मैंने मार्क डाउन किया। अभी P2 का, उसके बाद P1 के बाद P2 आता है, तो 8 + 5, तो यहाँ पे 13 हुआ। फिर P3 का बर्स्ट टाइम देखो, फिर से 5 है, तो P3 अभी ये P2 ख़त्म का हुआ है 13, 13 + 5 18। फिर P4 का बर्स्ट टाइम क्या है 13। फिर P3 का ख़त्म हुआ 18, 18 + 13 = 31। फिर P5 का बर्स्ट टाइम है 3, फिर 31 + 3 = 34। तो ऐसे हम लोग को गैंट चार्ट मार्क करना है। अभी एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, कैसे पता चलेगा? अभी P1 का एवरेज वेटिंग टाइम, P1 को रुकना ही नहीं पड़ा, उसे 0 मतलब जैसे अराइव हुआ वैसे सर्विस मिला, इसलिए उसका अराइवल टाइम है 0। P2 को वेट करना पड़ा, कितना, उसके आगे का मार्क 8 सेकेंड्स के लिए उसको वेट करना पड़ा। फिर P3 को कितना वेट करना पड़ा, तो 13 सेकेंड्स के लिए वेट करना पड़ा। मतलब कहाँ से उसको शुरू हुआ है ना, वो उसका वेटिंग स्टेट है। अभी P1 शुरू हुआ है 0 से, P2 शुरू हुआ है 8 से, P3 शुरू हुआ है 13 से। P4 को कितना वेट करना पड़ा, तो 18 सेकेंड्स तक। P5 को कितना वेट करना पड़ा, 31 सेकेंड्स तक। मतलब ये जो आगे है, मतलब शुरुआत का जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका वेटिंग टाइम है। मतलब P1 का है 0, P2 का है 8, P3 का है 13, P4 का है 18, P5 का है 31।
फिर ये सारे हो गए, ये 5 मिल गए हम लोग को वेटिंग टाइम हर एक प्रोसेस के लिए। और कितने प्रोसेस है अपने पास? 5 प्रोसेस। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे होगा? P1 का 0, P2 का 8, P3 का 13, P4 का 18, P5 का 31। इसको सबको मिला के प्लस किया जाएगा और टोटल प्रोसेस कितने हैं? 5। तो उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे और हम लोग को मिलेगा इज इक्वल टू 14 सेकेंड्स। तो ये ऐसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ऐसे ये सम सॉल्व होगा। CFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को और बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते जाते हैं। अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, इसका इसको प्रोसेस मतलब टेबल में प्रोसेस और बर्स्ट टाइम दिया है। P1 का बर्स्ट टाइम है 5, P2 का है 8, P3 का है 10, P4 का है 2। अभी जैसे कि मैंने पहले बोला हम लोग गैंट चार्ट निकालेंगे। तो अभी प्रोसेस P1 पहला है तो वो शुरू हुआ है 0 से, तो 0 to 5 जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। P2 अभी P2 P1 के बाद आया है, समझ में आ रहा है? तो P2 का क्या है? 5 + 8 आएगा, मतलब ये 5 है, उसके बाद उसका बर्स्ट टाइम प्लस होगा मतलब 13। ठीक है। फिर P3 का कैसे आएगा? P3 का ये 13 + 10 मतलब 23। P4 का कैसे आएगा? 23 + 2 25। फिर से मैं बोल रही हूँ, P1 शुरू हुआ है 0 से तो 0 to 5। फिर P2 का बर्स्ट टाइम क्या है? 8, सो 5 + 8 = 13। फिर P3 का बर्स्ट टाइम क्या है? 10, 13 + 10 = 23। फिर P4 का बर्स्ट टाइम क्या है? 2, 23 + 2 = 25। अभी एवरेज वेटिंग टाइम P1 का कितना है? 0। P2 को कितना वेट करना पड़ा? 5 सेकेंड्स के लिए। P3 को कितना वेट करना पड़ा? 13 सेकेंड के लिए। P4 को कितना वेट करना पड़ा? 23 सेकेंड के लिए। ये जो शुरुआत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये इनके वेटिंग टाइम है, तो ये इनको इतना वेट करना पड़ा। और प्रोसेस कितने हैं अपने पास? 4। सो 0 + 5 + 13 + 23 डिवाइडेड बाय 4 = 41 डिवाइडेड बाय 4 = 10.25 सेकेंड्स। तो ऐसे हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। अभी ये FCFS का मैंने थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे आपको टेबल में हमेशा प्रोसेस और बर्स्ट टाइम रहता है, यहाँ पे अराइवल टाइम भी दिया गया है। तो P1, P2, P3, P4 के सामने उनका अराइवल टाइमिंग है और बर्स्ट टाइम है 8495 जो हमेशा के रहता है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग ने गैंट चार्ट बनाया, P1 नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही। अभी P1 शुरू हुआ है 0 से, सो P1 0 to 8। हाँ, अभी 8 पे ख़त्म हुआ P1। अभी P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? 4, तो 8 + 4 12। फिर P3 का बर्स्ट टाइम कितना है? 9, सो 12 + 9 = 21। फिर P4 का बर्स्ट टाइम कितना है? 5, 21 + 5 = 26। पर अभी वेटिंग टाइम में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम दिया है। जब अराइवल टाइम दिया जाता है तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला बदलता है। अभी वेटिंग ऑफ P1 = वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। अभी P1 को कितने टाइम वेट करना पड़ा है? कहाँ से स्टार्ट हुआ P1? 0 से, पर उसका अराइवल टाइम भी 0 है, सो 0 - 0 = 0 ही रहेगा। फिर वेटिंग टाइम ऑफ P2 यहाँ पे देखो कितना है? P2 का वेटिंग टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? P2 8, और वो कभी अराइव हुआ 1 को, तो 8 - 1 = 7। वेटिंग टाइम ऑफ P3 यहाँ पे देखो, P3 कहाँ से शुरू हुआ? 12 से, कभी अराइव हुआ वो 2 को। यहाँ पे टेबल को देखो, अराइवल टाइम P3 का क्या है? 2, तो 12 - 2 = 10। फिर वेटिंग टाइम ऑफ P4 कैसे हो गया? 21। कहाँ से शुरू हुआ P4? गैंट चार्ट देखो 21 से, लेकिन यहाँ ऊपर टेबल देखो कहाँ से अराइव हुआ है? वो 3 से, सो 21 - 3 = 18। ध्यान से सुनो, जब भी अराइवल टाइम दिया जाएगा ना, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला बदल जाएगा। वेटिंग टाइम = वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये फॉर्मूला रहेगा। सो यहाँ पे तुम लोग को ध्यान से ये देखना पड़ेगा। फिर एवरेज वेटिंग टाइम जैसे कि हम लोग को पता है 0 + 7 + 10 + 18 डिवाइडेड बाय 4 इसलिए क्योंकि 4 प्रोसेस है, = 35 डिवाइडेड बाय 4 जहाँ पे आता है 8.75 सेकेंड्स। तो जब आपको टेबल में प्रोसेस के साथ अराइवल टाइम
और बर्स्ट टाइम दिया जाता है तो वेटिंग टाइम में चेंज होता है। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान से रखो, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब अराइवल टाइम का भी टेबल में नोट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग ने 3 एग्जाम्पल देखे FCFS एल्गोरिदम के। सेकंड एल्गोरिदम जो हम लोग अभी देखेंगे वो है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे भी टेबल मैंने नोट डाउन किया है, जहाँ पे प्रोसेस के जगह पे मैंने जॉब लिखा है J1 J2 J3 J4 और बर्स्ट टाइम लिखा है 8 5 5 13। अभी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको एग्जीक्यूशन के लिए पहले लेना है। इसका यही मीनिंग है, ध्यान से सुनो, जिसका बर्स्ट टाइम कम है उनको एग्जीक्यूशन के लिए पहले लेना है। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो J2 और J3 का सेम ही बर्स्ट टाइम है, तो उनमें से किसको लेंगे? उनमें से जो पहला आता है हम लोग उसको लेंगे। मतलब J2 का भी 5 है, J3 का भी 5 है, लेकिन पहला कौन आ रहा है? तो J2 आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गैंट चार्ट पे J2 को पहले लिया है। तो मैंने यहाँ पे मार्क, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया, कहाँ से भी जो भी प्रोसेस शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा और इसका बर्स्ट टाइम कितना है? J2 का 5। सो 0 to 5, J2 खत्म हो गया 5 को। अभी उसके बाद आया J3। J3 क्यों आया? क्योंकि उसके बाद उसका बर्स्ट टाइम सेम है, तो 5 + 5 = 10। हाँ, फिर J3 के बाद किसका बर्स्ट टाइम कम है? तो J1 का। तो 10 प्लस इसका बर्स्ट टाइम कितना है J1 का? 8। सो 10 + 8 = 18। हाँ, ध्यान से देखो यहाँ पे। फिर J1 के बाद लास्ट बर्स्ट टाइम किसका है? ये है 13। सो J1 कहाँ खत्म हुआ? 18। 18 + 13 = 31। अभी एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे? J2 को कितने बार रुकना पड़ा स्टार्टिंग में? 0 सेकेंड्स के लिए। J3 को कितने टाइम के लिए रुकना पड़ा? स्टार्टिंग कहाँ से हुआ J3 का? 5 सेकेंड्स के लिए। सो J1 को कहाँ से रुकना पड़ा? 10 सेकेंड्स के लिए। J4 को कहाँ से रुकना पड़ा? 18 सेकेंड्स के लिए। अभी ये जो वेटिंग टाइम आप कैलकुलेट करोगे ना, वो प्रोसेस के सीक्वेंस के अनुसार टाइप करोगे। मतलब J1 का कितना है? देखो यहाँ पे 10, इसलिए मैंने 10 पहले लिखा है। J2 का कितना है? 0, इसलिए मैंने 0 दूसरा लिखा है। थर्ड, J3 का कितना है? 5, इसलिए मैंने 5 तीसरा लिखा है। J4 को कितना रुकना पड़ा? 18 सेकेंड के लिए, इसलिए मैंने 18 फोर्थ लिखा है। कितने जॉब्स है अपने पास? 4 जॉब्स, तो डिवाइडेड बाय 4, 33 डिवाइडेड बाय 4 = 88.25। ध्यान से सुनो, ये जो बर्स्ट टाइम है, ये जो भी प्रोसेस शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम उसको एग्जीक्यूशन के लिए पहले लेना है। अभी यहाँ पे J2 और J3 का दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है, लेकिन उनमें से पहला कौन है? J2 है, तो मैंने इसलिए J2 को पहले लिया। 0 to 5 क्यों? क्योंकि बर्स्ट टाइम J2 का 5 है। फिर उसके बाद बर्स्ट टाइम किसका कम है? तो J3 का है, तो 5 + 5 = 10, इसलिए J3 कहाँ ख़त्म हुआ? 10 को ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद बर्स्ट टाइम किसका कम है? J1 का कम है, तो 10 प्लस कितना बर्स्ट टाइम है J1 का? 8। 10 + 8 = 18। फिर J4 का बर्स्ट टाइम देखो, 18 प्लस कितना? 13 = 31। ऐसे आपको ये गैंट चार्ट ध्यान से ड्रॉ करना है। एक बार आपका गैंट चार्ट बन गया, वहाँ पे ही आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर एवरेज वेटिंग टाइम आप आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात? और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ये उसका सेकेंड एग्जांपल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है टेबल पे, प्रोसेस है, बर्स्ट टाइम है, P1 P2 P3 P4 4 प्रोसेस है और उसके बर्स्ट टाइम दिए गए हैं। अभी गैंट चार्ट बनाते वक्त हम लोग शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, किसका बर्स्ट टाइम कम है उसको पहले देंगे। तो P1 P2 P3 P4 में से बर्स्ट टाइम किसका कम है? P3 का कम है, इसलिए उसको पहले लिया। कहाँ से शुरू किया? मैंने हमेशा बोला है 0 से शुरू करो। बर्स्ट टाइम कितना है P3 का? 3, तो 0 to 3। उसके बाद बर्स्ट टाइम किसका कम है? तो P4 का कम है, तो यहाँ पे कहाँ ख़त्म हुआ है? P3 3, तो P4 का कितना है? 4। 3 + 4 = 7। तो यहाँ पे देखो P4 कहाँ ख़त्म हो रहा है? 7 पे। क्यों 7 पे ख़त्म हो रहा है? क्योंकि P3 ने लिया है 3 सेकेंड्स। फिर 3 + 4 मतलब P3 के बाद P4 आया। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट।
सो 3 + 4 = 7। फिर उसके बाद शॉर्टेज जॉब किसका है, P1 का है, तो 7 + 5, 5 क्यों, क्योंकि बर्स्ट टाइम P1 का 5 है, तो 7 + 5 = 12। फिर उसके बाद लास्ट में है P2, 12 + 8, 12 + 8 क्यों, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 8 है, तो 12 + 8 = 20। अभी एवरेज वेटिंग टाइम, अभी P1 का एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, P1 कहाँ से शुरू हुआ, P1 शुरू हुआ 7 से, P2 शुरू हुआ 12 से, P3 शुरू हुआ 0 से, P4 शुरू हुआ 3 से, और इसका जो एवरेज होगा वो 4 से डिवाइड होगा क्योंकि 4 प्रोसेस है, सो 22 / 4 = 5.5 सेकेंड्स। अभी ये जो एग्जाम्पल है SJF का, वो प्रीएम्प्टिव वे से यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। दो डिफरेंट SJF है, एक प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर मेंशन नहीं किया है प्रीएम्प्टिव वे से करना है या नॉन प्रीएम्प्टिव वे से करना है, तो जैसे कि आप लोग ने 2 एग्जाम्पल देखे हैं ना, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखो, फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग गैंट चार्ट। अभी प्रोसेस टेबल में प्रोसेस दिया है, अराइवल टाइम दिया है, बर्स्ट टाइम दिया है। P1, P2, P3, P4 4 प्रोसेस है। अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3 और बर्स्ट टाइम है 10, 4, 14, 8। अभी अगर यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं होता तो पहले जाता एग्जीक्यूशन के लिए P2, उसके बाद जाता P4, उसके बाद जाता P1, उसके बाद जाता P3। अभी यहाँ पे अराइवल टाइम आने की वजह से और प्रीएम्प्टिव वे से करना है, इसके वजह से आपको थोड़े चेंजेस देखने मिलेंगे। अभी यहाँ पे पहला मैंने क्या बोला है हमेशा कि प्रोसेस को कहाँ से शुरू करो, 0 से शुरू करो, लेकिन 0 से कौन शुरू हो रहा है, P1 शुरू हो रहा है। इसका बर्स्ट टाइम भले ही ज़्यादा है लेकिन 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग को P1 को 1 यूनिट के लिए रन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ने क्या किया, 0 to 1 1 यूनिट के लिए उसको रन किया, क्योंकि हम लोग को SJF मतलब क्या, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, क्योंकि हम लोग को दूसरा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को लेना पहले है। इसलिए हम लोग ने क्या किया, P1 को 1 यूनिट के लिए रन किया और उसको फिर से रेडी स्टेट में डाला। लेकिन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कौन है इधर, अभी दूसरा P2 है, इसलिए P2 को तुरंत लिया रन करने के लिए। तो P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है, सो 1 + 4 = 5। हाँ, फिर किसका बर्स्ट टाइम कम है, तो P4 का है, 5 + 8 = 13। अभी उसके बाद बर्स्ट टाइम किसका कम है, P1 का है, क्योंकि 1 यूनिट हम लोग ने रन किया है, तो P1 का बर्स्ट टाइम 9 ही मतलब 9 रिमेनिंग है। सो 13 + 9 = 22। क्यों 9 समझा, क्योंकि मैंने अराइवल टाइम 0 होने की वजह से P1 को 1 यूनिट के लिए ही रन किया, उसके बाद उसका 9 बज गया 1 यूनिट के बाद, मतलब 10 - 1 9 यूनिट्स बज गया। अभी ये 9 है और P3 14 है, तो मैं P4 के बाद P1 को लूँगी ना P3 को लूँगी, क्योंकि P1 का कितना बचा है 9 और P3 का कितना बचा है 14, इसलिए P4 के बाद 13 + 9 = 22। फिर 22, P3 का बर्स्ट टाइम कितना है 14, 22 + 14 = 36। तो ये हो गया मेरा गैंट चार्ट। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो, वेटिंग टाइम ऑफ P1। अभी P1 का मैंने क्या बोला, वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। अभी P1 को वेट करना पड़ा 0, उसका अराइवल टाइम भी 0, लेकिन P1 फिर से कहाँ से शुरू हुआ, 13 से, ठीक है 13, और P1 कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे देखो P1 आपको यहाँ पे गैंट चार्ट में 2 जगह दिख रहा है, ये 0 to 1 वाला और ये 4th वाला 13 to 22 वाला। अभी वेटिंग टाइम, जब अराइवल टाइम आता है तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला चेंज होता है, वेटिंग टाइम = वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। तो अभी पहले जो P1 आया उसका वेटिंग टाइम 0 था, हाँ, फिर उसका अराइवल टाइम भी 0, इसलिए 0 - 0। अभी ये +13 - 1 कहाँ से आया, अभी देखो यहाँ पे जो 4th वाला P1 आया है, P4 के बाद P1 आया है, वो कहाँ से अराइव हुआ, मतलब कहाँ से, कितना उसको वेट करना पड़ा, 13 सेकेंड्स के लिए। और यहाँ पे माइनस कहाँ क्यों 1 किया, क्योंकि वहाँ पे पहला हम लोग ने प्रीएम्प्ट किया था, मतलब उसको हम लोग ने रेडी स्टेट में डाला था रनिंग स्टेट से, तो ये 13 - 1, इसका जहाँ पे आधा अधूरा हम लोग ने छोड़ा था ना, ये इधर 1 यूनिट को, इसलिए हम लोग ने क्या किया, इसका वेटिंग टाइम जो था उसमें से 1 को माइनस किया, मतलब
वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0 मतलब इसको 0 के लिए वेट करना पड़ा, -0 अराइवल टाइम का 0 प्लस जहाँ से कहाँ से फिर P1 का वेटिंग टाइम कितना है 13 -1 क्यों किया, क्योंकि हम लोग ने एक ही यूनिट के लिए उसको रन किया था, क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस डिमांड कर रहा था CPU को, इसलिए हम लोग ने P1 को फिर से रेडी क्यू में से रनिंग स्टेट में लिया, तो यहाँ पे उसका हो जाता है 12। फिर वेटिंग टाइम ऑफ P2 इज इक्वल टू कितना है, वेटिंग टाइम 1, फिर अराइवल टाइम कितना है 1। अभी वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, अराइवल टाइम आता है तो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो P2 को कितना वेट करना पड़ा, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ 1 से, अराइवल टाइम भी 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अभी P3 का देखो, P3 का वेटिंग टाइम कितना है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ा 22 से, कब अराइव हुआ P3 2, इसलिए 22 - 2 इज इक्वल टू 20। गैंट चार्ट और टेबल ध्यान से सुनो, इससे ही आपके सम सॉल्व होने वाले हैं। वेटिंग टाइम ऑफ P4 देखो कहाँ से कितना वेट करना पड़ा P4 को, गैंट चार्ट में देखो 5, और कहाँ मतलब कब अराइव हुआ P4 3, तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 12 + 0 + 20 + 2 इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। तो ये प्रीएम्प्टिव वे से SJF सॉल्व होता है ऐसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नॉन प्रीएम्प्टिव SJF का। अभी मैंने शुरुआत में आपको प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का डिफरेंस समझाते वक्त क्या बोला था, प्रीएम्प्टिव मतलब अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है और एक प्रोसेस रन हो रहा है तो उस प्रोसेस को फिर से रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में डाल दिया जाएगा और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को रन किया जाएगा। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि नॉन प्रीएम्प्टिव वे में जो प्रोसेस जब गया है रन होने के लिए वो कंप्लीट रन होके ही टर्मिनेट होगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भले ही नॉन प्रीएम्प्टिव SJF है मतलब शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, लेकिन इसका जो सीक्वेंस एग्जीक्यूशन होगा वो डिपेंडिंग ऑन द अराइवल टाइम होगा। अभी यहाँ पे आप लोग देखो प्रोसेस अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया गया है, P1 P2 P3 P4 0 1 2 3 4 उसका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। अगर अराइवल टाइम नहीं होता तो पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाता P2, उसके बाद जाता P1, उसके बाद जाता P3, उसके बाद जाता P4। लेकिन अराइवल टाइम दिया है और नॉन प्रीएम्प्टिव वे से बोला है, मतलब जो पहले आएगा वही कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे पहला कौन आया है अराइवल टाइम, तो यहाँ पे अराइवल टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूशन होगा। पहले आया P1, सो 0 प्लस इसका बर्स्ट टाइम कितना है 0 10, इसलिए मैंने यहाँ पे P1 को मार्क किया 0 10। फिर दूसरा कौन आया, दूसरा अराइवल टाइम किसका है P2 का, तो 10 + 6, 6 क्यों, क्योंकि बर्स्ट टाइम 6 है तो 10 + 6 इज इक्वल टू 16। फिर थर्ड आया P3, P3 का देखो 16 है यहाँ पे एंड P2 का, और P3 का ये कितना है देखो बर्स्ट टाइम 12, तो 16 + 12 इज इक्वल टू 28। फिर आया P4, अराइवल टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूशन होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव SJF में अराइवल टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूशन होगा। सो 28 + 15, 15 क्यों, क्योंकि P4 का बर्स्ट टाइम 15 है, तो 28 + 15 इज इक्वल टू 43। तो ऐसे हम लोग ने गैंट चार्ट में मार्क किया है। ये जो गैंट चार्ट नॉन प्रीएम्प्टिव SJF में बनता है वो अराइवल टाइम के सीक्वेंस के अनुसार बनता है, ठीक है। फिर वेटिंग टाइम ऑफ P1 देखो, वेटिंग टाइम ऑफ P1 को कितना कभी उसको मतलब ये करना पड़ा, स्टार्टिंग कहाँ से 0 -0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब अराइवल टाइम आता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ हर बार कि अराइवल टाइम जब आता है तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला बदल गया, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो P1 को कितना वेट करना पड़ा 0 सेकेंड्स के लिए और उसका अराइवल टाइम कितना है 0, तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0। P2 को कितना वेट करना पड़ा 10 और उसका अराइवल टाइम कितना है 1, सो 10 - 1 इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो वेटिंग टाइम ऑफ P3 को कितना वेट करना पड़ा, मतलब कहाँ से शुरू हुआ P3 गैंट चार्ट में देखो 16 से, सो 16 - 2 क्यों, क्योंकि P3 का अराइवल टाइम 2 है, सो 16 - 2 इज इक्वल टू 14। वेटिंग टाइम ऑफ P4 गैंट चार्ट देखो 28 है, 28 - 3 क्यों, क्योंकि P4 का अराइवल टाइम ऊपर टेबल में देखो 3 है, सो 28 - 3 इज इक्वल टू 25। ऐसे हम लोग को एवरेज वेटिंग टाइम मिला 0 + 9 + 14 + 25।
इनको डिवाइड किया हम लोग ने 4 से, क्यों? क्योंकि 4 प्रोसेस है, सो 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो ये आपके बेसिक एग्जाम्पल्स है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम के। So remaining algorithms with example will be taught in the next session. Till then, go through this online session and ask me queries or any doubts if you have. So till then, take care. Bye.